नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्यदा इनसाइड में। अपने सब्जेक्ट चल रहा है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसमें अपने इससे पहले शैक्षिक प्रशासन कर चुके हैं। जो अपने पहले की वीडियोस में शैक्षिक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये सब हमने पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। अपना नया टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आज अपने सबसे पहले करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो अपने देखते हैं कि जो हम कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अगर किसी टॉपिक का मीनिंग अगर हमें समझ में आया होता है तो हम आज से मान लो 50% हमें हमारा वो काम हो गया। तो शैक्षिक प्रबंध देखो, अपने इससे पहले अपने शैक्षिक प्रशासन पढ़ा था। तो कई बार क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे का प्राइवेसी मान लिया जाता है कि वही शैक्षिक प्रबंध है और वही शैक्षिक प्रशासन है, लेकिन दोनों ही जो शब्द है वो दोनों अलग अलग हैं। प्रशासन का काम क्या होता है कि वो सिर्फ प्रशासन क्या करता है, जो नीति उद्देश्य और लक्ष्य है उनका सिर्फ निर्धारण करता है। मतलब कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए जो उसके नियम है, उसके जो उद्देश्य है, उनको वो सिर्फ बनाता है। मतलब अब उसने ये नियम बना दिए, उसने ये उद्देश्य स्थापित कर दिए, ये काम किसका है? प्रशासन का है। अब उन नीतियों को, उन नियमों को या उन लक्ष्यों को पूरा करने का जो काम करता है वो कौन करता है? प्रबंधन करता है। जो हमारे नीति उद्देश्य और लक्ष्य जो बनाए गए हैं उनको बनाया किसने है? बनाने का काम किसने किया है? प्रशासन ने। अब ये जो नियम बनाए गए हैं ये काम किसका है? प्रशासन का। और इन नीतियों को, इन नियमों को, इन लक्ष्यों को पूरा करने का काम किसका है? वो काम है प्रबंध का, मैनेजमेंट का। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अपने कह सकते हैं कि एक ने तो नियम बनाए और दूसरे ने उस नियमों को पूरा करने का प्रयास किया। तो जो पूरा करने का प्रयास करता है वो कौन होता है? प्रबंधन होता है। अब वही सेम शैक्षिक प्रबंध अपने पढ़ रहे हैं। तो पहले शैक्षिक क्या है, एजुकेशनल क्या है? तो जो शिक्षा से संबंधित होता है, जो शिक्षा के क्षेत्र का होता है वो होता है एजुकेशनल। मतलब जिसमें हम सिर्फ शिक्षा की बात करें, चाहे वो विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, तो जहां पर हम शिक्षा से संबंधित जो भी बातें करते हैं वो होता है शैक्षिक। अपने इसमें आप कोचिंग क्लास से जाते हैं उसको भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी शिक्षा से संबंधित है। तो उनके भी अपने कुछ नीति नियम और उद्देश्य होते हैं और कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके जो नीति नियम और जो उद्देश्य होता है उनका निर्धारण, जो उनका निर्माण होता है वो सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। वहाँ का जो मतलब जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनके जो मालिक होते हैं उनके द्वारा उनके नीति नियम उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो उसी प्रकार मतलब मेन रूप से अपने कह सकते हैं कि जो हमारे शैक्षिक संस्थाएं हैं उसी को हम इसमें शामिल करेंगे। तो शिक्षा से संबंधित और शिक्षा के क्षेत्र का जो भी होता है वो हमारा शैक्षिक होता है। और उसी शिक्षा से संबंध में जो नियम और उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं, उन नियमों को, उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो प्रयासरत रहता है, मतलब जो उनको पूरा करने का जो काम करेगा वो वहां का प्रबंधन होगा। अब प्रबंधन में जब हम बात करते हैं तो प्रबंध की बात में हम जरूरी नहीं कि जो शैक्षिक स्तर होता है वहां पे प्रबंध होता है। जो कल कारखाने होते हैं, जो और भी अन्य कोई दुकानें हो गई या फिर कोई और भी संस्थान हो गए, कोई कार्यालय हो गया, ऑफिस हो गए, वहां पर भी कुछ उनके नियम और उनके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन हम बात जब शैक्षिक प्रबंध की करेंगे तो हम सिर्फ शिक्षा से संबंधित चीजें उसमें शामिल करेंगे। एक तरह से अपने कह सकते हैं कि प्रबंध एक ऐसी चीज को हम कह सकते हैं जिसमें जो हमारे नियम उद्देश्य उन सबको पूरा करने को हम प्रयासरत रहते हैं, उनको हम पूरा करते हैं। तो ये उसका अर्थ हो गया। उसके बाद में शैक्षिक प्रबंध की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले लुथर गुलिक क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंध सत्ता का औपचारिक ढांचा है।
मतलब दो प्रकार की चीजें होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजित करना, परिभाषित करना और समन्वित करना सम्मिलित होता है। अब लूथर गुलिक क्या कहना चाहते हैं कि शैक्षिक प्रबंध सत्ता का ऐसा औपचारिक, औपचारिक मतलब जिसमें बहुत सारी औपचारिकताएं होती है, जिसमें बहुत सारे नियम या कुछ कानून ऐसे बनाए जाते हैं, तो वो होते हैं औपचारिक। तो औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चय उद्देश्यों की प्राप्ति, मतलब कुछ ऐसे उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और वो उद्देश्य उस वहां का जो विभाग है, मतलब जो भी शैक्षिक विभाग है, उसको क्रमबद्ध रूप से, मतलब जो उनका क्रम निर्धारित किया गया है उसी क्रमबद्ध रूप से उसको विभाजित किया जाता है, उसको परिभाषित किया जाता है और समन्वित किया जाता है। मतलब प्रबंध जो करता है वो एक क्रमबद्ध रूप से जो औपचारिकता, मतलब जो औपचारिक बातें उनको बताई गई उसके आधार पर अपने कार्य को पूरा करता है। दूसरी परिभाषा देता है पिफनर। ये क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रबंध का तात्पर्य है व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के बीच वर्गों के बीच उन संबंधों को आयोजित करना है जिसमें श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है। मतलब अपने दोनों में एक चीज कॉमन ले तो इसमें क्या चीज कॉमन आती है, क्रमबद्धता। ठीक है। पिफनर क्या कहते हैं कि शैक्षिक प्रबंध ऐसा है जिसमें व्यक्तियों के बीच, वर्गों के बीच एक इस प्रकार के संबंधों का आयोजन किया जाता है जिसमें जो भी उनका जो कार्य दिए गए हैं उनकी जो क्रमबद्धता है वो ना टूटे। जैसे अपने पहले कुछ सिद्धांत पढ़े थे जिसमें नियोजन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, ठीक है, कार्य विभाजन का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत जिसमें आए थे, तो वो सब क्या है, उसकी क्रमबद्धता है। जैसे हम कोई कार्य मान लो कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी योजना करेंगे, उसके बाद में हम उसके लिए नियोजन करेंगे, उसके बाद में हम समन्वय स्थापित करेंगे, उसके बाद में हम कार्य विभाजन करेंगे। तो इस प्रकार की जो क्रमबद्धता है वो इसमें पाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमारा शैक्षिक प्रबंध है उसमें कार्य किया जाता है और जो हमारी नीति और जो नियम है उनके अनुसार किया जाता है, और इसके बाद में उसमें एक चीज पाई जाती है कॉमन, वो कहते हैं कर्मबद्धता। मतलब जो कर्म उसका निर्धारित किया गया है, जैसे अपने घर पे भी जैसे बहुत सारे काम होते हैं तो उनको जब करते हैं तो एक कर्म, निश्चित कर्म होता है ना, पहले ये काम करेंगे उसके बाद ये, इसके बाद ये। तो उसी प्रकार शैक्षिक प्रबंध होते हैं उसमें भी एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अब अपने लास्ट में क्या कह सकते हैं, विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित समस्त कर्मचारियों, मतलब उसमें जितने भी कर्मचारी होंगे, काफी बार बात हो चुकी है कि एक विद्यालय में अपने सबसे हाई लेवल में प्रिंसिपल और सबसे लो लेवल में फोर्थ क्लास जो होता है, वो सभी कर्मचारी और उसके और उपकरणों के कार्यों का उचित विभाजन किया जाता है। मतलब जहां पर वहां एक विद्यालय में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमारे पास भौतिक संसाधन है, चाहे वो वहाँ की प्रयोगशाला हो, चाहे वहाँ की पुस्तकालय हो, चाहे वहाँ का खेल मैदान हो, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी और वहाँ पे जितने भी हमारे पास जो भौतिक संसाधन है, उन भौतिक संसाधनों का विभाजन किया जाता है जिससे वे अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हैं। मतलब जो उनको कार्य दिया गया, जैसे अब एक कोई मतलब कोई भी अपने स्टाफ है, उसको एक काम दे दिया कि आपको ये वाली प्रयोगशाला है उसकी व्यवस्था देखनी है, आपके साथ ये रहेंगे। इसी प्रकार का कोई मान लो पुस्तकालय है तो उसकी व्यवस्था दे दी गई, भी हमारे पुस्तकालय के ये टीचर हैं और इनके साथ ये टीचर इनका सहयोग देंगे। तो एक तरह से कार्य का जब विभाजन कर दिया जाता है तो सभी को ये रहता है कि हमें ये कार्य दिया गया तो हम उसको अच्छे से संभालें। जब कार्य विभाजन कर दिया जाता है तो सभी समझते हैं कि ये हमारा उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व के साथ वो काम करते हैं। वर्तमान युग में विद्यालय प्रबंध का शैक्षिक प्रक्रिया को समुन्नत बनाने में अत्यधिक महत्व है। तो आज के समय में जो विद्यालय प्रबंध है वो विद्यालय के जो शैक्षिक प्रशासन है उसके कार्य को बहुत ज्यादा अच्छे से निभा रहा है। एक अच्छी अपने कह सकते हैं कि अच्छी शैक्षिक प्रशासन की विद्यालय को चलाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। शैक्षिक प्रबंध का काम क्या है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, ठीक है, जितने भी विद्यालय के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों में कार्यों को विभाजन कर दिया जाता है, और जब कार्यों को विभाजन कर दिया जाएगा तो जिन जिन व्यक्तियों को जो जो कार्य दिया गया उनके मन में एक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ जाती है कि हमें ये कार्य दिया गया है तो हमें वो काम अच्छे से करना है।
या फिर अपने कह सकते हैं अगर वो अच्छे से वो काम नहीं करेगा तो वो उस पे एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पकड़ लेंगे उस व्यक्ति को कि आपको ये काम दिया गया था आपने अच्छे से नहीं किया। तो उसमें अपने आप एक उत्तरदायित्व की भावना आ जाती है कि मेरे को ये काम दिया गया तो मेरे को ये काम अच्छे से करना है। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंध जब से आया है तब से जो विद्यालय के जो काम है, जो शैक्षिक प्रशासन का काम है, वो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से हो रहे हैं। तो ये था शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषाएं। धन्यवाद।